दोस्तों हाल ही में हमने अपने चैनल पे द हाउसमेड फिल्म को एक्सप्लेन किया था और ये फिल्म फ्रीडा मैकफेडन की किताब द हाउसमेड के ऊपर आधारित थी। अब इस बुक सीरीज में अब तक 3 किताबें आ चुकी है और मैंने सेकंड बुक द हाउसमेड्स सीक्रेट को पढ़ लिया है। यानी कि दोस्तों आज की वीडियो एक नोवेल कास्ट है जहां हम द हाउसमेड्स सीक्रेट बुक की कहानी को डिटेल्ड रूप से जानेंगे, साथ ही हम बुक की एंडिंग और थ्योरीज पे भी बातें करेंगे। अगर आप भी ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीदने का लिंक आपको प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों द हाउसमेड्स सीक्रेट किताब की कहानी अपनी पिछली बुक या मूवी से बिल्कुल अलग है। जस्ट दैट कुछ कैरेक्टर्स यहाँ ओवरलैप होते हैं, जैसे कि अपनी मेन कैरेक्टर मिली कैलोवे जिसका रोल सिडनी स्विनी प्ले करी थी, वो मिली यहाँ भी सेम है। मिली 10 साल के लिए जेल में थी और वो पैरोल पे बाहर आई थी। खुद को सपोर्ट करने के लिए पिछले पार्ट में वो एक हाउसमेड वाला जॉब लेती है जहाँ काफी कांड हो जाता है। कैसा कांड? वेल वो जानने के लिए आपको मेरी द हाउसमेड वाली वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में छोड़ दूंगा। वैसे उस वीडियो को देखना जरूरी नहीं है, उसको बिना देखे भी आप इस वाली नोवेल कास्ट की कहानी समझ जाएंगे। तो फिलहाल कहानी कुछ समय बाद की है जहां मिली किसी एम्बर डीग्रॉ नामक लेडी के घर में एज हाउसमेड काम कर रही है। साथ ही मिली बेबी सिटिंग भी करती है। एम्बर की एक 9 महीने की बेटी है जिसका नाम ऑलिव है और ऑलिव का ज्यादातर ध्यान मिली ही रखती है। अब एक दिन एम्बर मिली से कहती है कि उसे पेडिक्योर करवाने जाना है और मिली उसकी बच्ची ऑलिव को बेबीसिट करे। अब दोस्तों मिली एम्बर को मना करना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि मिली को एम्बर से ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो यस, इवन इफ मिली को अपनी एक क्लास मिस करनी पड़ती है, स्टिल मिली बेबी सिट करने के लिए मान जाती है। अब जैसे ही मिली ऑलिव को बेबी पेन से लाती है, ऑलिव यहाँ फर्स्ट टाइम बोलती है और वो मिली को ही मामा कह देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलिव के साथ ज्यादा टाइम मिली ही बिताती थी और दोस्तों एम्बर अब भी यही थी जो कि ये सुन चुकी थी। ऐसे में एम्बर गुस्साते हुए कहने लगती है कि मिली उसकी बेटी को उसे माँ बोलना सिखा दी है, व्हिच वाज नॉट ट्रू। इसका परिणाम ये होता है कि एम्बर मिली को जॉब से निकाल देती है। जॉब छूटने के बाद मिली थके हारे अपने ब्रॉन्क्स अपार्टमेंट तक जाती है जो कि ट्रेन स्टेशन के करीब था और यहाँ मिली चिंतित थी क्योंकि बिना जॉब के वो अपने अगले महीने का रेंट तक पे नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही मिली अपना अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने जाती है, एक बंदा उसके पास आता है जो कहता है कि वो नीचे वाले अपार्टमेंट से है। ये बंदा मिली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिली उसे इग्नोर करके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। इसके बाद मिली फ्रेशन अप होती है और तभी कोई तो डोर नॉक करता है। मिली डोर ओपन करती है और वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रॉक कनिंगम को पाती है जो कि पेशे से लॉयर है। ब्रॉक यहाँ इसलिए आया था क्योंकि आज मिली और ब्रॉक डिनर डेट पे जाने वाले थे, लेकिन मिली बताती है कि वो डेट पे नहीं आ सकी एज उसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि ब्रॉक एक्चुअली में काफी अच्छा बंदा है जिसमें कोई ऐसे रेड फ्लैग्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्रॉक को एक हार्ट कंडीशन है जिस कारण वो चाहता है कि मिली और उसकी जल्दी से शादी हो जाए, इन्हें बच्चे हो जाए। इनफैक्ट ब्रॉक बार बार मिली को उसके साथ मूव इन करने को कहता रहता है। अब मिली ब्रॉक के साथ मूव इन नहीं कर रही क्योंकि वो अब तक ब्रॉक को ये नहीं बताई है कि वो 10 साल जेल में थी। हम ये भी समझ पाते हैं कि ब्रॉक से पहले भी मिली का एक बॉयफ्रेंड था एंड वो बॉयफ्रेंड कौन था, वेल ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो हाँ, अब मिली को जॉब छूटे 3 हफ्ते हो चुके हैं और इन 3 हफ्तों में वो 9 इंटरव्यूज दे चुकी है, लेकिन दोस्तों एक भी इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसे हर जगह से रिजेक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग ऑफ कोर्स मिली का बैकग्राउंड चेक करते होंगे जहां उन्हें पता चलता होगा कि ये तो जेल भी गई है। अब इसी बीच मिली अपने 10th इंटरव्यू के लिए अपर वेस्ट साइड के एक बिल्डिंग में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होने वाली है एक आदमी से जिसका नाम है डगलस गैरिक। बिल्डिंग का डोरमैन उसके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मिली अंदर जाती है उसे फिर वही अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलट कर सड़क की तरफ देखती है लेकिन कोई सीधा उसकी तरफ देखते हुए नजर नहीं आता। हाँ, एक चीज जरूर उसकी नजर में अटकती है, विच वॉज अ ब्लैक माजदा, मतलब जो कार है वो जिसका एक हेडलाइट क्रैक्ड है। मिली को लगता है कि ये वही गाड़ी है जो शायद उसके अपार्टमेंट के बाहर भी दिखी थी, मतलब जिस दिन नीचे वाला बंदा आया था ना मिली से बात करने, उस दिन। तो इस बार मिली गाड़ी को इग्नोर नहीं करती बल्कि गाड़ी का जो लाइसेंस प्लेट नंबर है उसे मेंटली नोट कर लेती है। नाउ बिल्डिंग के अंदर मिली एलिवेटर पकड़ती है जो कि सीधा पेंट हाउस तक जाता है। वहां डोर खुलता है और सामने खड़ा होता है डगलस। वो मिली को फॉयर में रिसीव करता है और लिविंग रूम में ले जाता है। अब दोस्तों मिली के लिए थोड़ा अनयूजुअल था क्योंकि नॉर्मली उससे वुमेन ही इंटरव्यू करती थी, लेकिन डगलस कामली एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ काफी टाइम से बीमार है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो घर के काम में मदद कर सके और उसकी वाइफ का बर्डन हल्का करे। काम
काम ज्यादा हैवी नहीं होगा, थोड़ा लाइट हाउस वर्क होगा, हफ्ते में कुछ दिन कुकिंग करना होगा, बेसिक जो चोर्स होते हैं वही। डगलस फिर मिली को पूरा अपार्टमेंट घुमाता है और टूर के दौरान वो बताता है कि उसकी वाइफ क्रॉनिक इलनेस की वजह से गेस्ट बेडरूम में रहती है। इनफैक्ट डगलस यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर बेडरूम का डोर बंद हो तो मिली कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, कभी भी नहीं। अब यहाँ सीन चेंज होता है जहां मिली अपनी साइकोलॉजी क्लास में एक केस स्टडी पढ़ती है और ये था किटी जेनोवीस का केस। प्रोफेसर इस स्टोरी को बाईस्टैंडर इफेक्ट समझाने के लिए यूज करते हैं और ये वो फिनोमिनन है जहां जब पब्लिक में कोई वायलेंट या इमोरल इंसिडेंट होता है तो लोग सोचते हैं कि कोई और हेल्प करेगा और इसी सोच में खुद लोग कुछ नहीं करते। इस वजह से विक्टिम को हेल्प नहीं मिल पाती। मिली क्लास के बाद भी इस स्टोरी के बारे में सोचती रहती है और उसे शॉक लगता है ये जान के कि 38 लोगों ने उस अटैक को देखा था, मतलब जो स्टोरी हुआ था उसके अंदर, लेकिन किसी ने भी एक्टिवली इंटरवीन नहीं किया। यही सोचते हुए मिली बाहर निकलती है जहां ब्रॉक उसका वेट कर रहा था और ब्रॉक उसे बताता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस स्टोरी को काफी सेंसेशनलाइज किया था। रियलिटी में कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल किया था और एक नेबर तो किटी के साथ थी जब वो खत्म हुई। यहाँ ऑफ कोर्स उसी केस की बात हो रही है एंड वो केस इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई गई। ब्रॉक फिर टॉपिक चेंज करता है और मिली से उसकी न्यू जॉब के बारे में पूछता है। जैसे ही मिली डगलस का नाम लेती है ब्रॉक तुरंत उसे पहचान लेता है। कैसे? वेल, डगलस कॉइन स्टॉक का सीईओ था, वो जाना माना इंसान था। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डगलस का जो अपार्टमेंट था वो ब्रॉक के घर से सिर्फ कुछ ब्लॉक्स ही दूर था और ये सुनते ही ब्रॉक फिर से मूव इन करने का आइडिया उठाता है। लेकिन दोस्तों मिली के दिमाग में फिर वही पुराना डर आ जाता है, व्हिच वाज उसका पास्ट। इस पॉइंट पे ब्रॉक मिली से कन्फेस भी कर देता है कि वो मिली को प्यार करने लग गया है। स्टिल मिली उसे पोलाइटली टाल देती है क्योंकि वो ब्रॉक को नहीं बताना चाहती थी कि वो जेल जा चुकी है। खैर तो जॉब अब सेट है और मिली जब डगलस के अपार्टमेंट पहुंचती है तो वो पहले आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर कुछ फोटोग्राफ्स पे पड़ती है जहां पे डगलस और एक ब्लॉन्ड वुमन की तस्वीरें थी। मिली अज्यूम करती है कि यही उसकी वाइफ वेंडी होगी। वो फोटो उसको ध्यान से देख ही रही होती है कि ऊपर से कोई हल्की सी आवाज आती है। ये आवाज सुनकर मिली तुरंत पीछे हट जाती है क्योंकि उसके मन में डर था कि उसे स्नूपिंग करते हुए कोई पकड़ न ले। वो लॉन्ड्री लेने ऊपर जाती है और यहाँ एक और अजीब चीज नोटिस करती है। एक्चुअली सारे गंदे जो कपड़े थे वो हैम्पर के अंदर ऑलरेडी फोल्डेड पड़े थे। मतलब यूजुअली डर्टी लॉन्ड्री लोग ऐसे ही फेंक देते हैं लॉन्ड्री बैग के अंदर, लेकिन ये गंदे कपड़े भी फोल्ड करके रखे गए हैं। नाउ जब मिली बास्केट लेके नीचे आती है तो उसकी नजर गेस्ट बेडरूम के डोर पे पड़ती है जो हल्का सा खुला हुआ होता है। वो वेंडी को आवाज लगाती है लेकिन तुरंत डोर बंद हो जाता है। नाउ मिली लॉन्ड्री स्टार्ट करती है और फ्रिज पर लटकी शॉपिंग लिस्ट और मेन्यू को चेक करती है। अब दोस्तों ये जो लिस्ट थी वो कोई सिंपल लिस्ट नहीं थी, ना ये काफी प्रिसाइज और कॉम्प्लिकेटेड थी। आज के मेन्यू में लिखा था कि कॉर्निश गेम हेन्स बनेंगे। मिली ने कभी लाइफ में ये डिश कुक नहीं की थी, फिर भी वो रेसिपी फॉलो करती है एकदम स्टेप बाय स्टेप और समाऊ बनाती है। 2 घंटे बाद जब डगलस घर लौटता है तो खाना ऑलमोस्ट रेडी होता है। मिली ऑफर करती है कि वो वेंडी को डिनर के लिए बुला ले या उसका खाना ऊपर दे आए, लेकिन डगलस सीधा मना कर देता है। नाउ जब डिनर रेडी हो जाता है तो मिली फिर इंसिस्ट करती है कि वो वेंडी के लिए प्लेट ले जाए और इस बात को सुनकर डगलस इस बार क्लियरली इरिटेट हो जाता है। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो मिली को सीधा घर भेज देता है। तो इसके बाद शाम को मिली और ब्रॉक्स ड्रिंक्स के दौरान डगलस और वेंडी के बारे में बात करते हैं। ब्रॉक मजाक में कहता है कि शायद वेंडी वैम्पायर या वेयरवुल्फ हो, लेकिन मिली को ये सब फनी नहीं लगता। उसे जेन्युइनली लगता है कि गैरिक्स के बीच कुछ तो गलत चल रहा है। नाउ समय बीतता है और एक दिन मिली काम पर होती है जब उसे गेस्ट बेडरूम के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाती और वेंडी को डिस्टर्ब करने जाती है। वो डोर नॉक करती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है। डोर हल्का सा खुलता है और वेंडी एक ठंडी सी आवाज में कहती है कि वो ठीक है और रेस्ट करना चाहती है। मिली वापस अपने काम में लग जाती है और वो खुद को कोसने लग गई थी कि उसे दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नाउ जब डगलस घर आता है तो मिली उसे बताती है कि उसने वेंडी को रोते हुए सुना, लेकिन जब डगलस पूछता है कि क्या तुमने उससे बात की तो मिली यहाँ झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बात नहीं करी। डगलस फिर एक्साइटेडली एक इंस्क्राइब्ड ब्रेसलेट दिखाता है जो वो वेंडी के लिए लाया है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट होता है लेकिन मिली फिर भी कन्विंस नहीं होती। बेसिकली मिली को लग रहा था कि यहाँ चीजें नॉर्मल तो नहीं है। एनीवेज तो आगे शॉपिंग पे जाते हुए मिली अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंजो अकार्डी के बारे में सोचती है। एंजो वो इंसान था जिसके साथ मिली अब्यूज्ड वुमेन को उनके अब्यूजर से बचाने में मदद करती थी। एक रात उनका रिलेशनशिप रोमांटिक हो गया और 6 महीने तक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर एंजो को पता चला कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया है और वो तुरंत इटली लौट गया। मतलब वो वापस आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 1 साल बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इन दोनों की चल नहीं सकी तो दोनों का ब्रेकअप हुआ। एंजो ब्रॉक से बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा रॉ था, थोड़ा पावरफुल कनेक्शंस वाला था और वो ऐसा बंदा था जो किसी का पासपोर्ट भी एक दिन में बनवा दे। और सबसे बड़ी बात, एंजो मिली के बारे में सब कुछ जानता था, ये कि वो 10 साल जेल में रह चुकी है। अब अगर इन केस आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि एंजो वही इंसान है जिसे हमने पिछली मूवी में एज
ग्राउंड्स कीपर देखा था। खैर मिली ग्रोसरी लिस्ट देखती हुई चल रही होती है और लिस्ट में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिनके नाम तक उसे नहीं पता था। लॉबी में उसकी मुलाकात फिर नीचे वाले अपार्टमेंट वाले आदमी से होती है और इस बार वो अपना नाम बताता है, विच वाज ज़ेवियर मैरिन। ज़ेवियर ऑफर करता है कि वो मिली के साथ ग्रोसरी लेने चलेगा, लेकिन मिली उसे सीधा इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन मिली भारी ग्रोसरी बैग्स लेकर डगलस के अपार्टमेंट में पहुंचती है और तभी उसे ऊपर से चीखने की आवाज आती है। मिली स्टेयर्स पे जाके आवाज सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डगलस नीचे आ जाता है और मिली को कन्फ्रंट करता है। मिली कहने लगती है कि वो तो ग्रोसरीज लेके आई है और डगलस कहता है कि ग्रोसरीज वो खुद रख लेगा और मिली को फिलहाल यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले वो एक छोटा सा बैग देता है जिसमें एक ड्रेस होती है और डगलस कहता है कि इसे रिटर्न कर देना। जब मिली ड्रेस की रिसीट के बारे में पूछती है तो डगलस थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड देन कहता है कि मैं ईमेल कर दूंगा। इसी दौरान मिली नोटिस करती है कि डगलस की जो शर्ट की पॉकेट थी वो ऊपर से थोड़ा सा फटा हुआ था। अब उस रात मिली ट्रेन स्टेशन से घर लौट रही होती है और उसे फिर से वही एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, कोई उसे झांक रहा हो, देख रहा हो। देन कुछ ही क्षणों बाद जेवियर उसके सामने आता है और वो सजेस्ट करने लगता है कि मिली उसके अपार्टमेंट में उसके साथ मूवी देखने आए। मिली तुरंत मना कर देती है, लेकिन जेवियर यहाँ चीप कमेंट पास करने लगता है। इनफैक्ट वो मिली का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मिली आगे बढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट के डोर के पास पहुंचती है और यहाँ पे जेवियर भी उसके अपार्टमेंट तक आता है और मिली का हाथ पकड़ लेता है। जेवियर मिली को गंदी बातें कहने लगता है, गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों मिली हेल्पलेस नहीं है। वो तुरंत अपना मेस निकालकर जेवियर की आंखों में स्प्रे करती है और उसे जोर से धक्का देती है, जिससे जेवियर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरता है। एक पल के लिए मिली को लगता है कि इस फॉल से जेवियर कहीं खत्म ही ना हो गया हो, इसलिए मिली उसे चेक करने जाती है और वो पाती है कि जेवियर अभी भी सांसें ले रहा था और वो करा रहा था। ऐसे में मिली जेवियर को 3-4 और लात मारती है एंड देन पुलिस को कॉल कर देती है। तो हाँ, पुलिस आ जाती है और पहला ऑफिसर जिससे मिली बात करती है वो सरप्राइजिंगली काफी सपोर्टिव होता है। पुलिस मिली को उसके अपार्टमेंट भेज देती है, सेइंग कि तुम वेट करो। और थोड़ी देर बाद एक दूसरा ऑफिसर आता है जिसका नाम स्कावो था और स्कावो पहले ऑफिसर जैसा नहीं था। वो सीधा मिली को कहने लग जाता है कि एक विटनेस ने देखा है कि मिली ने जेवियर पे हमला किया है। स्कावो ये तक कहने लगता है कि जेवियर एक्चुअली में मिली पे चार्जेस प्रेस कर सकता है। इनफैक्ट स्कावो कैजुअली यहाँ मिली का जो अरेस्ट रिकॉर्ड है वो मेंशन भी करता है। ऐसा लग रहा था कि स्कावो की बातों में एक इनडायरेक्ट इल्जाम है जो कि मिली पे ही वो लगा रहा था। तभी ब्रॉक आ जाता है और स्कावो के जाते ही वो मिली से कहता है कि बैग पैक करो और मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में कंसर्न भी होता है और अर्जेंसी भी। एनीवेज, तो ये वाला सीन क्लियर होता है और अगला सीन आता है डगलस के अपार्टमेंट का। मिली मास्टर बेडरूम में लॉन्ड्री रख रही होती है जब उसकी नजर वेंडी के एक नाइट गाउन के कॉलर पर लगे खून पे जाती है। मिली सोचने लगती है कि ये खून कहां से आया और तभी उसका फोन बजता है। ये कॉल स्कावो का होता है। वो बताता है कि जेवियर ने चार्जेस प्रेस नहीं किए, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देता है कि मिली लकी है कि वो पैरोल पे नहीं है, वरना वो इजीली उसे वापस जेल भेज सकता था। स्कावो एक और एडवाइस देता है एंड दैट इज कि मिली को अपनी लाइफ स्ट्रेट करनी होगी। अब जैसे ही मिली का ये कॉल खत्म होता है, डगलस उसके रूम में आ जाता है। वो अपनी सूट जैकेट निकाल कर ड्रेसर पर फेंक देता है और कैजुअली बोलता है कि इसे हैंडल कर लो। जब मिली जैकेट लटका रही होती है तो डगलस उसे एक अजीब, थोड़ा सा सजेस्टिव तरीके से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आदमी है। अब डगलस के इस सवाल से मिली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और तुरंत नाइट गाउन पकड़कर नीचे भाग जाती है, ये एक्सक्यूज देते हुए कि उसे टोमेटो सॉस का स्टेन निकालना है। खैर, तो इसके बाद अगला सीन एक रेस्टोरेंट का आता है जहां मिली और ब्रॉक डिनर कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन फिर वही एहसास वापस आता है जैसे मिली को कोई देख रहा हो। ऐसे मिली को डर लगता है कि शायद जेवियर वापस उसे स्टॉक कर रहा हो। इसी फियर की वजह से वो खुद ब्रॉक को सजेस्ट करती है कि शायद उसे उसके साथ मूव इन कर लेना चाहिए। ब्रॉक बिना सोचे हाँ कर देता है और फिर से प्यार का इजहार करता है, लेकिन उस मोमेंट में मिली का ध्यान कहीं और चला जाता है। वो पलट के स्ट्रीट की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डगलस रोड क्रॉस कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मिली तुरंत रेस्टोरेंट छोड़ के डगलस का पीछा करती है और वो पाती है कि डगलस एक अननोन ब्लॉन्ड वुमेन के साथ कुछ ब्लॉक्स दूर एक बिल्डिंग में एंटर करता है। पहले मिली को लगता है कि शायद डगलस उस पे स्पाई कर रहा था, लेकिन फिर मिली को लगता है कि ये वुमन शायद उसकी मिस्ट्रेस हो सकती है। जो भी हो, मिली यहाँ से निकलती है और जब वो वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ रही होती है तो उसे ब्रॉक का कॉल आता है। मिली झूठ बोल देती है कि उसे एक पुरानी फ्रेंड दिखी थी और वो उससे मिलने भाग गई थी। तभी वो सेंटेंस के बीच रुक जाती है क्योंकि उसकी नजर फिर उसी ब्लैक माजदा कार पे पड़ती है जो उसने अपने अपार्टमेंट और डगलस के बिल्डिंग के बाहर देखी थी। अब उसके दिमाग में एक नया डाउट आता है, क्या ये गाड़ी डगलस की है? क्या वही उसे फॉलो कर रहा है? ये सब सोचते हुए मिली तुरंत ब्रॉक के साथ अपने अपार्टमेंट जाती है ताकि वो सामान पैक करके उसके साथ मूव इन कर सके। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड सीन देखते हैं एंड इट वाज कि पुलिस जेवियर को अरेस्ट कर रही होती है। मिली तुरंत विंडो रोल डाउन करके सुनती है कि भैया अरेस्ट क्यों हो रहा है और वो इतना सुन पाती
बताती है कि जेवियर चिल्ला रहा था कि ये ड्रग्स मेरे नहीं है, मतलब ड्रग्स के केस में वो अंदर जा रहा है। ये सुनते ही मिली के अंदर एक्साइटमेंट सी आ जाती है और वो बोल पड़ती है कि शायद उसे ब्रॉक के साथ मूव इन करने की जरूरत है ही नहीं। ऑफ कोर्स ये सुन के ब्रॉक इरिटेट हो जाता है और मिली फिर अपने आप को याद दिलाती है कि उसे कभी न कभी ब्रॉक को अपना पास्ट सच बताना ही पड़ेगा। जो भी हो, यहाँ मूव इन नहीं हुआ। खैर, आगे हम डगलस के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मिली क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है और गेस्ट बाथरूम के अंदर उसे एक ब्लडी हैंडप्रिंट मिलता है। वो ध्यान से देखती है और तब उसे एक ब्लड का ट्रेल भी नजर आता है जो गेस्ट बेडरूम तक अंदर जा रहा था। मिली गेस्ट बेडरूम के डोर पे नॉक करती है जहाँ वेंडी तो पहले रिस्पॉन्ड नहीं करती। तब मिली डोर के उस पार से कहती है कि उसने खून देख लिया है और अगर डोर नहीं खोला गया तो वो पुलिस को कॉल करेगी। इस पे वेंडी तुरंत रिप्लाई करती है कि उसका दांत टूट गया है और उसी से खून निकला है। मिली इंसिस्ट करती है कि वो उसका फेस देखेगी और जब वेंडी फाइनली डोर खोलती है तो मिली एकदम शॉक में रह जाती है। दरअसल वेंडी का जो चेहरा था वो चोट के निशानों से भरा हुआ था, कुछ पुराने चोट, कुछ नए चोट। और पूछने पे वेंडी का कहना था कि वो मेडिकेशन लेने की वजह से गिर गई जिससे उसे चोट लगी है। लेकिन ऑफ कोर्स मिली बिलीव नहीं करती। वो समझ रही थी कि ये काम डगलस का हो सकता है एंड मिली वेंडी को सजेस्ट करती है कि वो डगलस को छोड़ दे। लेकिन दोस्तों वेंडी तो मानने के लिए ये बात तैयार ही नहीं थी। इनफैक्ट वो मिली से कहने लगती है कि तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम दूसरों के मामलों में इंटरफेयर ना करो। ऐसे में मिली थोड़ा पीछे हट जाती है एंड देन काम वगैरह करके वो अपने क्लास में जाती है जहां अगेन वो एक और एग्जाम्पल पढ़ती है। ये केस था जॉस बेल का, एक फेमस वायलिनिस्ट जिसने बॉस्टन में कंसर्ट सेल आउट किया। लेकिन जब वही आदमी वॉशिंगटन डीसी के सबवे में बजा रहा था तो लोग रुक कर सुनने तक नहीं आए। ये एग्जाम्पल देके प्रोफेसर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मिली कहती है कि शायद वो पैसे मांग रहा था और लोग हेल्प नहीं करना चाहते थे। बेसिकली ये एग्जाम्पल दिखाता है कि लोग का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरनमेंट। एनीवेज, क्लास के बाद मिली की मुलाकात एम्बर डिग्रॉ से होती है। एम्बर इनडायरेक्टली हिंट करती है कि मिली और डगलस के बीच कुछ गलत चल रहा है। लेकिन तब ऑलिव फिर से मिली को मामा बुलाती है और एम्बर ऑकवर्ड होकर चली जाती है। तभी मिली का फोन बजता है और ऑनलाइन सर्विस वाली वुमेन बताती है कि जो एड मिली ने डाला था जॉब के लिए वो कभी लाइव ही नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट फेल हो गया था। ये सुनकर मिली कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अगर एड लाइव ही नहीं हुआ तो डगलस ने उसे कैसे कांटेक्ट किया। मिली डगलस को कॉल करती है और डगलस कैजुअली बोलता है कि वेंडी ने उसका नंबर दिया था और वेंडी को नंबर एक फ्रेंड से मिला था। मिली थैंक यू बोलकर उस रात काम करने एग्री कर लेती है लेकिन उसके डाउट्स खत्म नहीं होते। गैरेक्स से घर पहुंचकर मिली डायरेक्टली वेंडी से पूछती है कि मिली का नंबर उसे कैसे मिला। वेंडी एडमिट करती है कि नंबर जिंजर हावेल से मिला, वो वुमेन जिसे मिली और एंजो ने अब्यूजिव पार्टनर से बचाया था। वेंडी कन्फेस करती है कि अब्यूज काफी बढ़ गया है और उसने डगलस से मिली को हायर करवाया इस होप में कि मिली उसे भी एस्केप करने में हेल्प करेगी। लेकिन जब मिली आई तो वेंडी डर गई और प्लान से पीछे हट गई। वेंडी कहती है कि डगलस सब जानता है और उसे आउटस्मार्ट करना इम्पॉसिबल है। ऐसे में मिली सजेस्ट करती है कि वेंडी किसी ऐसे फ्रेंड के पास भाग जाए जिसका उसकी करंट लाइफ से कोई कनेक्शन ना हो। लेकिन वेंडी फिर भी कहती है कि वो नहीं जा सकती। फिर वेंडी एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट निकालती है जो डगलस ने उसे गिफ्ट किया था। उस पर डी से डब्ल्यू तक का इंस्क्रिप्शन था। वेंडी कहती है कि इस तरह से डगलस उसे भी इंसान नहीं बल्कि किसी तरह का पोजेशन समझता है। वो ब्रेसलेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और मिली से कहती है कि इसे ले जाओ। मिली फाइनली ब्रेसलेट ले लेती है। तो हाँ, मिली को अब गैरिक्स का काफी हद तक सच पता चल चुका है और इस पॉइंट पे मिली को ब्रॉक का कॉल आता है जो कि डिनर के लिए उसे बुला रहा था। मिली रियलाइज करती है कि अब उसे और डिले नहीं करना चाहिए, मतलब उसे ब्रॉक को अपने पास्ट का सच बताना ही पड़ेगा। वो ब्रॉक से नेक्स्ट नाइट का प्लान फिक्स कर लेती है फॉर डिनर, जहां वो सब कुछ ब्रॉक को बताएगी। खैर, इसके बाद वो वापस गैरिक्स के अपार्टमेंट में जाती है और जैसे ही एलिवेटर से पेंट हाउस तक पहुंचती है तो वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वेंडी लिटरली उसका फॉयर में ही वेट कर रही थी, जैसे वो ऑलरेडी डिसाइड करके बैठी हो कि कुछ बड़ा बोलने वाली है। वेंडी बताती है कि उसने अपनी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड से कांटेक्ट किया है जिसके बारे में डगलस कुछ नहीं जानता। वो फ्रेंड अपस्टेट न्यूयॉर्क के फार्म पे काम करती है और वो वेंडी को वहां कितने भी दिन रहने देगी। प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो फ्रेंड एल्बानी तक ही आ सकती है पिक करने के लिए। तो बेसिकली वेंडी को एल्बानी तक का राइड चाहिए जिसके लिए वो मिली से हेल्प मांग रही थी। मिली भी तुरंत अग्री कर जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो हेल्प करना चाहती थी। मिली कहती भी है कि मैं कार रेंट कर लूंगी, तुम्हें वहां छोड़ दूंगी। वेंडी वार्न करती है कि डगलस डेंजरस है और उसकी हेल्प करना मिली को खतरे में डाल सकता है, लेकिन मिली डरने से मना कर देती है। तो हाँ, मिली कार रेंट करती है लेकिन जो कार मिलती है वो ब्राइट रेड ह्युंडई होती है। उसे लगता है कि ये गाड़ी बहुत नोटिसेबल है, मतलब रेड कलर है ना, ज्यादा ही आई कैचिंग हो जाएगा। लेकिन इनके पास ऑप्शंस भी कम होते हैं। अब जब ये लोग रेंटल काउंटर के पास खड़े थे तो अगेन मिली को एहसास होता है जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तो इसे इग्नोर करते हुए मिली कार को गैरिक्स के बिल्डिंग के कुछ ब्लॉक्स दूर पार्क करती है और वेंडी का वेट करती है। डगलस टाउन से बाहर होता है लेकिन वो टेक्स्ट करके कंफर्म करता है कि मिली क्लीनिंग के लिए आएगी ना। मिली हाँ बोल देती है जबकि वो आने नहीं वाली थी। इनका तो कुछ और ही प्लान है। थोड़ी देर बाद वेंडी जीन्स पहने हुए आती है और कहती है कि डगलस को जीन्स पसंद नहीं। वो डबल चेक करती है कि मिली ने किसी को प्लान के बारे में नहीं बताया। अब जैसे ही ये लोग रोड पे निकलते हैं मिली रियर व्यू मिरर में देखती है कि एक ब्लैक माजदा उनके पीछे है। इससे मिली डर जाती है कि कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं जो कि हमेशा मिली को फॉलो कर रही है। मतलब मिली यहाँ लाइफ
लाइसेंस प्लेट क्लियरली देख नहीं पा रही थी। हाईवे पे आते ही मिली स्पीड बढ़ाती है ये सोचकर कि वो माजदा गाड़ी को आउट रन करेगी, लेकिन माजदा हाईवे पे इन्हें फॉलो ही नहीं करती। रास्ते में वेंडी का कहने पर वो मैकडॉनल्ड्स पे रुकते हैं। वेंडी अंदर जाती है, तभी ब्रॉक का कॉल आता है। मिली भूल चुकी होती है कि उनका डिनर प्लान आज का ही था और इसलिए वो झूठ बोल देती है कि फिलहाल तो वो पढ़ाई कर रही है। एंड ऑफ कोर्स ब्रॉक थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा था और इसलिए वो गुस्सा होता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिली उसे बोल देती है कि वो उसे प्यार करती है। फिर वो नेक्स्ट डिनर प्लान फिक्स करती हैं, डिसाइड करते हुए कि अब सच बताना ही पड़ेगा, चाहे ब्रेकअप ही क्यों ना हो जाए। एनीवेज 4 घंटे से ज्यादा ड्राइव करने के बाद ये लोग एल्बनी पहुंचते हैं। मिली एक रेस्ट स्टॉप के पास मोटेल में गाड़ी रोक देती है। वेंडी लास्ट मोमेंट पे हेजिटेंट हो जाती है, लेकिन मिली उसे एश्योर करती है कि सब ठीक होगा। रूम मिली अपनी आईडी से बुक करती है, लेकिन पैसे वेंडी के होते हैं। वो वेंडी को रूम में जाते हुए देखती है और फिर वापस सिटी के लिए निकल पड़ती है, अज्यूमिंग कि वहां से वेंडी की जो फ्रेंड है वो उसे पिकअप कर ही लेगी। तो हाँ, मिली फाइनली रेंटल कार को वापस ड्रॉप कर देती है मिडनाइट से पहले ही, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। लेकिन रेंटल ऑफिस से निकलते ही रियलाइज करती है कि अब घर जाने का सिर्फ सबवे ऑप्शन है, जो इतनी रात को अनसेफ लगता है। तो घर कैसे जाएगी वो? वो स्ट्रीट कॉर्नर पे रुक के ये सब सोच ही रही होती है कि तब एक कार उसके पास आके रुकती है एंड इट वाज द सेम ब्लैक माजदा। ड्राइवर साइड का डोर खुलता है और मिली पैनिक में अपना मेस ढूंढने लगती है, लेकिन तब ड्राइवर की आवाज सुनकर वो रुक जाती है। ये बंदा था एंजो अकार्डी, जी हाँ, जो कि मिली का प्रीवियस बॉयफ्रेंड था, जिसे हमने पहली मूवी में भी देखा था एज ग्राउंडकीपर। एंजो बताता है कि वो 3 महीने पहले वापस आया था और तब से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलो कर रहा था। वो समझता था कि मिली इनके रिलेशनशिप के एंड की वजह से नाराज है, इसलिए वो कभी अप्रोच नहीं किया। वो ब्रॉक के बारे में भी जानता है एंड ही रेस्पेक्ट्स मिलीज न्यू रिलेशनशिप। लेकिन एंजो को लगता है कि ब्रॉक वीक है क्योंकि जेवियर के केस में उसने कुछ नहीं किया। फिर एंजो कन्फेस करता है कि ड्रग्स उसने ही जेवियर के अपार्टमेंट में प्लांट किए थे ताकि वो जेल जाए। वो मिली को राइड देता है और मिली उसे एल्बनी ट्रिक के बारे में सब बताती है। बेसिकली मिली यहाँ पे जो भी वेंडी की कहानी थी ना, वो एंजो को बताती है और एंजो डाउटफुल होता है कि डगलस जैसा अमीर आदमी वेंडी को इजीली छोड़ देगा। ये सुन के मिली थोड़ा इरिटेट होती है क्योंकि एंजो से मिली को ऐसी वाइब आ रही थी मानो एंजो कह रहा है कि मिली ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती। फिर भी एंजो इंसिस्ट करता है कि अगर कभी प्रॉब्लम आए तो मिली उसे कॉल करे, वो हमेशा उसकी मदद करेगा। खैर, तो इसके बाद जब मिली बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है तो उसे रियलाइजेशन होता है कि डगलस जैसा इंसान चाहे तो उसका अपार्टमेंट तोड़कर अंदर आ सकता है। वो हेजिटेट करती है, लेकिन एंजो को कॉल करना नहीं चाहती थी। मतलब ऑरा फार्मिंग कर ली है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी, तो अब कॉल करना थोड़ा अजीब होगा। बट हाँ, जब वो फाइनली अंदर जाती है तो सब कुछ नॉर्मल ही होता है। तो कुछ दिन बाद मिली और ब्रॉक उसके अपार्टमेंट में डिनर कर रहे होते हैं और ब्रॉक बताता है कि उसकी लॉ फर्म में रिसेप्शनिस्ट की ओपनिंग है, पार्ट टाइम है, वीकेंड ओनली जॉब है। ब्रॉक के हिसाब से ये जॉब मिली के लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि मिली ने कहा है कि वो अब गैरिक्स के लिए काम नहीं करती। लेकिन मिली हेजिटेट करती है क्योंकि बैकग्राउंड चेक तो होगा ही और ब्रॉक को सच पता चल जाएगा। जी हाँ, मिली अब तक उसे सच नहीं बताई है और ऐसे में वो डिसाइड करती है कि आज फाइनली वो सच बता देगी। लेकिन जब वो किचन में पानी लेने जाती है तब वेंडी का उसे कॉल आता है। वेंडी बताती है कि डगलस फार्म पर उसका वेट कर रहा था और उसे वापस मैनहट्टन ले आया है और इसलिए वेंडी मिली को वापस बुला रही थी और मिली भी बिना एक्सप्लेनेशन दिए ब्रॉक को तुरंत यहाँ से निकलती है। तो गैरिक्स के घर पहुंचकर मिली वेंडी को काउच पे लेटा हुआ पाती है एंड ऑफ कोर्स वेंडी के चेहरे पे नए ब्रूजेस थे। वेंडी कहती है कि शायद उसकी रिब भी टूट गई है। वो बताती है कि डगलस फार्म पर रेडी था उन्हें पकड़ने के लिए। वेंडी कहती है कि शायद उसे ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यही उसकी लाइफ है, लेकिन मिली अग्री नहीं करती। मिली वापस काम पर आती है और एक रात डिनर बना रही होती है तब वेंडी नीचे आती है और बताती है कि उसने बुक केस में कुछ पाया। वो एक हॉलो डिक्शनरी के अंदर छुपी हुई गन दिखाती है। वेंडी पूछती है कि क्या मिली उसे शूट करना सिखा सकती है। मिली मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वेंडी डगलस को मारना चाहती है और वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन तभी एलिवेटर की आवाज आती है और यहाँ डगलस आ चुका था। वेंडी तुरंत गेस्ट रूम में चली जाती है और किचन में डगलस कैजुअली कहता है कि वेंडी की प्लेट में पोटैटोज मत रखना, जैसे वो कंट्रोल कर रहा हो कि वेंडी कितना खाएगी। मिली इसे भी अब्यूज का एक और साइन ही समझती है। एनीवेज उस रात मिली लेटी होती है, एंजो के बारे में सोच रही होती है जब ब्रॉक का टेक्स्ट आता है। इस पॉइंट पे मिली रियलाइज करती है कि एंजो के साथ जो उसका कनेक्शन था वो काफी नेचुरल था, वहीं ब्रॉक के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो काफी फोर्स्ड लगती है। इन्हीं सोच में मिली पड़ी होती है, टेक्स्ट वगैरह देख रही होती है एंड लेट नाइट मिली को डगलस का कॉल आता है। वो बताता है कि वेंडी बेटर फील कर रही है और अब उन्हें हाउसमेट की जरूरत नहीं है। मतलब मिली को वीक खत्म होने तक काम करना है, उसे उसके पेमेंट मिल जाएंगे, फिर मिली को आने की जरूरत नहीं है और थैंक यू के लिए मिली को मेट्स गेम के टिकट्स भी देगा वो। अब इस कॉल के बाद मिली 2 कारण से डिस्टर्ब होती है। पहला रीजन ये कि वो नहीं जानती थी कि अब वेंडी के साथ आगे क्या होगा और दूसरा रीजन ये कि मिली कभी बताई नहीं थी कि उसे मेट्स टीम पसंद है। बट देन मिली नोटिस करती है कि वो मेट्स का टी शर्ट पहने हुए है तो शायद इसी से डगलस गेस कर लिया होगा। तो हाँ, मिली का फाइनली लास्ट डे आ चुका है इन गैरिक्स हाउस और यहाँ वो लॉन्ड्री वगैरह फोल्ड करते हुए सोच रही होती है कि आज वो ब्रॉक को सब बता देगी। मतलब हमेशा यही
सोचती है, बताती नहीं है। एक तरह से मिली थोड़ी सी रिलीव्ड भी थी क्योंकि गैरिक्स का जो भी सिचुएशन यहाँ चल रहा था इस परिवार का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, मिली के अंदर वेंडी की चिंता अब भी थी। वो एंजो को कॉल करके वेंडी की हेल्प लेने का प्लान बना चुकी होती है। तभी गेस्ट बेडरूम से आर्ग्यूमेंट की आवाज आती है और डगलस क्रेडिट कार्ड चार्ज पर वेंडी पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहा होता है। फिर अंदर से क्रैश की आवाज सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज और फिर लंबी खामोशी। मिली को लगता है कि अंदर कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है और ऐसे में मिली को गन याद आती है। वो गन लेकर रूम में घुसती है जहां डगलस वेंडी का गला दबा रहा होता है। मिली चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन डगलस नहीं छोड़ता। वेंडी स्ट्रगल कर रही होती है और उस मोमेंट में मिली को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और ऐसे में मिली ट्रिगर दबा देती है। यह शॉट डगलस को लगती है जिससे वो फ्लोर पे गिर जाता है और वेंडी घुटनों पर गिर के सांस लेने लगती है। वेंडी तुरंत डगलस का पल्स चेक करती है एंड डगलस खत्म हो चुका था। फिर वेंडी प्लान बनाती है कि सबसे पहले मिली को तो यहाँ से तुरंत निकलना होगा एंड वेंडी कह देगी कि वो बाहर गई थी, वापस आई तो ऐसा सिचुएशन था। इनफैक्ट इनके घर का जो बैक डोर है उस पर कोई कैमरा नहीं है और वहीं से मिली निकल सकती है। जाने से पहले वेंडी इंसिस्ट करती है कि मिली सारे टेक्स्ट डिलीट करे, मतलब उसके और डगलस के जितने भी थे और उसके और वेंडी के बीच भी जितने टेक्स्ट थे सब कुछ डिलीट करे। मिली ऐसा ही करती है और जाते हुए वेंडी कहती है कि अब कांटेक्ट मत करना मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम नहीं फंसोगी। और जब मिली निकलने लगती है तो वो नोटिस करती है कि वेंडी यहाँ डगलस की बॉडी के ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जो भी हो, मिली निकलती है, सबवे में जाती है और यहाँ मिली के हाथ कांप रहे होते हैं। वो लिटरली शेक कर रही थी और इसी मोमेंट पे उसे ब्रॉक का कॉल आता है। मिली को अगेन याद आता है कि उसका और ब्रॉक का डिनर प्लान था जो कि अब वो अटेंड करने के हालत में तो नहीं है और इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसे स्टमक अपसेट हो गया है, कुछ बग हो गया है जिसके कारण वो डिनर पे नहीं आ सकती। इसके बाद मिली जाके सो जाती है एंड सुबह देर से उसकी आंख खुलती है क्योंकि रात को उसने स्लीपिंग पिल ले ली थी। लिटरली उसे ये सब करके नींद थोड़ी आया होगा तो स्लीपिंग पिल लेना पड़ा। तभी मिली को फील होता है कि कोई उसका दरवाजा पीट रहा है। मिली लड़खड़ाते हुए डोर तक जाती है और खोलती है एंड सामने डिटेक्टिव रामिरेज खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि उसे मिली से डगलस के बारे में बात करनी है और मिली को अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनकर मिली डर जाती है और वो तुरंत ब्रॉक को कॉल करती है और कहती है कि वो पुलिस स्टेशन में उसका लॉयर बन के आ जाए। ब्रॉक हाँ कर देता है और ये सुन के मिली को एक पल के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन साथ ही मिली को एक और रियलाइजेशन होता है, मतलब अब उसे ब्रॉक को अपना पास्ट बताना ही पड़ेगा। तो हाँ, मिली रामिरेज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां ब्रॉक तो पहले से ही आ चुका था। थोड़ी सी फॉर्मल बात के बाद मिली को एक छोटे इंटरोगेशन रूम में बिठा दिया जाता है। लगभग 1 घंटा वो अकेली वहां वेट करती है जब ब्रॉक फाइनली अंदर आता है एंड यहाँ उसका चेहरा काफी सीरियस था। वो बताता है कि मिली एक्चुअली में ऑफिशियली मर्डर सस्पेक्ट है और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस उसका अपार्टमेंट सर्च कर रही है। ये सुनते दोस्तों मिली के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और इस पर मिली ब्रॉक को सच बताती है कि जब वो यंग थी तो उसने अपनी फ्रेंड को एक आदमी के अटैक से बचाया था और इस इंसिडेंट की वजह से वो जेल चली गई थी क्योंकि जिस आदमी पे वो हमला की वो खत्म हो गया था। मिली का पास सुन के ब्रॉक विजिबली शॉक में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। ना ब्रॉक मिली को बताता है कि पुलिस का मानना है कि डगलस को मिली ही मारी है, तो ऐसा आखिर क्यों है, पुलिस ऐसा क्यों सोच रही है। मिली रिप्लाई करती है कि उसे नहीं पता। बेसिकली मिली यहाँ ब्रॉक को ये सब नहीं बताती कि कैसे वेंडी पे अब्यूज हो रहा था एंड कैसे वही एक्चुअली में डगलस को खत्म की है। ब्रॉक का मानना था कि पुलिस ने मिली को उसके पास्ट की वजह से टारगेट किया है। खैर, तो यहाँ एक और घंटा बीत जाता है जिसके बाद डिटेक्टिव रामिरेज रूम में आते हैं। इस बार उनका टोन सॉफ्ट नहीं होता। वो डिटेल में पूछते हैं कि मिली कब गैरिक से घर से निकली थी और क्या उसने डगलस को देखा था। इसके बाद रामिरेज का एक बहुत ही तीखा सवाल आता है व्हिच वाज कि तुम्हारा डगलस के साथ क्या रिलेशनशिप था, क्या तुम दोनों का अफेयर था। वो एक बर्डन फोन का टेक्स्ट मैसेजेस दिखाता है जो कि क्लियरली रोमांटिक या सीक्रेटिव लगते हैं। मिली इंसिस्ट करती है कि ये सब वर्क रिलेटेड है, कोई अफेयर वगैरह नहीं था। एंड देन मिली कहती है कि मेरे फोन पे कुछ मैसेजेस नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गए, तो वो कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर सकती। फिर रामिरेज ब्रेसलेट की फोटो दिखाता है, मतलब वही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट जो वेंडी ने दिया था। वो कहता है कि D2W का मतलब वेंडी भी हो सकता है या विलहेल्मिना भी। दोनों के नाम W से ही शुरू होते हैं। इनके साथ आप वंडर कर रहे हैं कि ये विलहेल्मिना कौन है, तो जो अपनी मिली है उसका पूरा नाम ऐसा ही है, विलहेल्मिना देन मिली एंड देन उसके बाद जो उसका सरनेम है। तो हाँ, पूरा नाम बनता है विलहेल्मिना मिली कैलोवे। एनीवे, इसके बाद रामिरेज उस ड्रेस की फोटो दिखाता है जो डगलस ने मिली को रिटर्न करने को दी थी और डाउट करता है कि क्या सच में रिसीट नहीं दी गई। आखिरी झटका तब लगता है जब रामिरेज पूछता है कि क्या मिली ने अल्बानी के मोटेल में रात गुजारी थी, मतलब होटल तो मिली के नाम से ही बुक हुआ था ना अल्बानी के अंदर। एंड उस रात एक्चुअली में डगलस भी अल्बानी मीटिंग करने ही गया था। ये सुनकर ब्रॉक का चेहरा बदल जाता है। उसे याद आता है कि उस रात मिली ने स्टडी का एक्सक्यूज देकर डिनर कैंसिल किया था और अब तो ब्रॉक के दिमाग में भी मिली को लेकर डाउट्स आने लग गए थे। वही मिली समझ जाती है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ये सब एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है जिसे बहुत सोच समझ के प्लान किया गया है। मिली बार बार कहती है कि उसका कोई अफेयर नहीं है। इनफैक्ट वेंडी इस बात को कंफर्म कर सकती है, लेकिन रामिरेज कहता है कि वेंडी खुद ही ये स्टेटमेंट दी है कि मिली का एक्चुअली में अफेयर चल रहा था उसके हस्बैंड के साथ और उसने ये भी कहा है कि डगलस ने मिली को बुलाया था ताकि अफेयर खत्म करे। एंड देन यहाँ आता है एक बहुत ही हेवी आर्ग्यूमेंट एंड दैट वाज कि जो गन था
था वो मिल चुका था, जिससे कि डगलस खत्म हुआ है और उसके ऊपर मिली के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अब ये सब सुनकर मिली पूरा शॉक में थी और वो प्रेशर में आ जाती है। इनफैक्ट मिली यहाँ वेंडी के साथ जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी वहाँ एक्सपीरियंस करी थी, वो सब कुछ बता देती है। जस्ट दैट मिली ये बात नहीं बताती कि गोली वही चलाई है। ये सारी बातें सुनकर रामिरेज रूम से चला जाता है और अब ब्रॉक का पेशेंस टूट चुका था। वो मिली पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है और उन सब डेट्स का जिक्र करता है जो उसने कैंसिल की थी। इनफैक्ट ब्रॉक यहाँ मिली से डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि क्या तुम डगलस को खत्म की हो। मिली चुप रहती है और इसकी खामोशी ही कन्फेशन जैसी लगती है। इस पे ब्रॉक उठकर चला जाता है एंड वो कह देता है कि फाइनली इनकी रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट ब्रॉक उसका लॉयर भी नहीं रहेगा, मिली अपने लिए पब्लिक डिफेंडर अरेंज कर ले। तो हाँ, मिली बहुत ही गंदे सिचुएशन में फंस चुकी है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रामिरेज यहाँ थोड़ी देर बाद आता है जो कि मिली से कहता है कि तुम फ्री हो। मतलब हमेशा के लिए फ्री नहीं है, अभी के लिए फ्री हो रही है। शक उस पे है ही, बट अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तो हाँ, मिली पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और वो सीधा वेंडी को कॉल करती है, लेकिन ये कॉल जाता है वॉइसमेल में। अब जब मिली अपने घर पहुंचती है तो वहां उसकी लैंड लेडी सीधा उससे कह देती है कि भैया तुम्हारी लीगल प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस वजह से एक हफ्ते के अंदर तुम अपार्टमेंट खाली कर दो। इनफैक्ट मिली का जो घर था वहां पुलिस सर्च करी थी ना, तो ये घर पूरी तरह से बिखर चुका था। वो सब कुछ इग्नोर करके काउच पे बैठ जाती है और न्यूज ऑन करती है। टीवी पर वेंडी इमोशनल स्टेटमेंट दे रही होती है कि डगलस एक लविंग हस्बैंड था, मतलब बहुत गलत हो गया, मतलब वो सब नाटक था, वो सब वेंडी कर रही थी। एंड देन स्क्रीन पे डगलस की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देख के मिली एकदम शॉक में थी। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को मिली गोली मारी थी वो एक्चुअली में डगलस गैरिक था ही नहीं। अब आई नो दोस्तों, ये सुन के आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसकी फोटो है, क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको कहानी वेंडी के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं ताकि चीजें काफी क्लियर हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम से 4 साल पहले वेंडी पामर एक आर्ट एग्जिबिट में जाती है और उसका मोटिव क्लियर था। मोटिव ये कि वो किसी अमीर आदमी को सेड्यूस करके उसको पटा लेगी, उसके साथ अपनी जिंदगी बना लेगी, शादी कर लेगी। वही उसकी मुलाकात हुई थी डगलस गैरिक से, जो कि कॉइन स्टॉक का सीईओ था। दोनों एग्जिबिट को पसंद नहीं करते, जो अजीब तरीके से डिस्प्ले किए गए कपड़ों पर बेस्ड होता है। अब वेंडी समझती है कि डगलस एक सिंपल नर्ड है और सोचती है कि इस बंदे को अट्रैक्ट करना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ से सीन 3 साल पहले का आता है, जहाँ वेंडी डगलस को पार्टी के लिए रेडी होने को बोल रही होती है, लेकिन वो किचन में जार से न्यूटेला खा रहा होता है। वेंडी ने उसकी वार्डरोब और इमेज इंप्रूव करने में काफी एफर्ट लगाया है, लेकिन उसका वेट कम करवाना मुश्किल हो रहा है। डगलस को सोशल स्टेटस की इतनी परवाह नहीं होती जितनी वेंडी को है। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स 4 साल पहले से 3 साल पहले की अब कहानी है, तो इस 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं डगलस और वेंडी डेट करने लग गए हैं। और जैसा मैंने बताया था, डगलस काफी नर्ड जैसा इंसान था, उसे परवाह नहीं था कि वो कैसा दिखता है, मोटा हो गया है, जो भी है, लेकिन वेंडी चाहती है कि डगलस एकदम टिप टॉप दिखे। इनफैक्ट डगलस तो ऐसा था कि वो आज की जो पार्टी थी ना, उसे स्किप करने का सजेशन देता है, ये कह कि हम मूवी देखेंगे, लेकिन वेंडी मना कर देती है। उसके दिमाग में फ्यूचर का परफेक्ट हाउस और परफेक्ट लाइफ का सपना होता है। वो पॉवर्टी में बड़ी हुई थी और उसे शेम को फिर कभी फील करना नहीं चाहती थी। एनीवेज, तो जब डगलस और वेंडी पार्टी के लिए निकलने वाले होते हैं, तब डगलस का लॉयर जो बेंडेक आ जाता है। वेंडी ओवरहियर करती है कि जो प्रीनप साइन करवाने पर इंसिस्ट कर रहा है और डगलस आर्ग्यू करता है, लेकिन आखिर में अग्री कर लेता है। इनकेस आपको प्रीनप नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, बट अगेन मैं छोटी स्टेटमेंट एक दे देता हूं यहाँ की। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि शादी से पहले कई अमीर लोग प्रीनप साइन करते हैं, जिसमें डिक्टेट होते हैं टर्म्स कि इन केस डिवोर्स हो जाता है तो किसको कितने पैसे मिलेंगे। मतलब यहाँ जैसा नहीं कि 50% देना होगा या ऐसा कुछ। कई बार ये प्रीनप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उसमें कंडीशंस ऐसे होते हैं कि शादी टूटने के बाद कई बार दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिलता। एनीवेज, तो इस इवेंट के कुछ दिन बाद लिविंग रूम के अंदर प्रीनप की डिटेल डिस्कस हो रही थी। डॉक्यूमेंट काफी बड़ा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हाईलाइट किए गए होते हैं। यहाँ ऐसा था कि डिवोर्स की सिचुएशन में वेंडी को $10 मिलियन मिलेंगे। वेंडी साइन करने में रेजिस्ट करती है, रोकर इमोशनल प्रेशर डालने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस फर्म रहता है। वैसे वेंडी सोच रही होती है कि इनका डिवोर्स होगा ही नहीं तो टेंशन क्या है, और वो साइन कर देती है। 3 साल से हम आ गए 2 साल पे। 2 साल पहले उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में हाउस खरीदा। अब वेंडी डगलस को कन्विंस करती है कि मैनहट्टन में पेंट हाउस लिया जाए। इनफैक्ट वेंडी को जब एक पेंट हाउस पसंद आता है तो वो रियल स्टेट एजेंट के साथ मिलकर डगलस को उसकी वैल्यू समझाती है। डगलस भले ही काफी अमीर था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, उसे अपनी इमेज की उतनी परवाह नहीं थी। इनफैक्ट पैसों के मामले में वो काफी केयरफुल भी होता है, लेकिन समहाउ वो इस पेंट हाउस को खरीदने के लिए मान जाता है। नाउ यहाँ से सीन एक लंच का आता है, जहाँ वेंडी अपनी फ्रेंड ऑड्री के साथ बैठी होती है। दोनों जिंजर हाउविल के बारे में बात करती हैं, जो अब्यूजिव हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी है। ऑड्री कहती है कि जिंजर कभी नहीं निकल पाती अगर मिली उसकी हेल्प ना करती। वो ये बताती है कि मिली जेल गई थी एक आदमी को खत्म करने के लिए, जो उसकी फ्रेंड पे एक तरह से असॉल्ट कर रहा था। यहीं से कहीं ना कहीं वेंडी को मिली के बारे में पता चला था, और यहाँ जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो प्रेगनेंसी पे शिफ्ट होती है। ऑड्री यहाँ वेंडी को फर्टिलिटी डॉक्टर का नंबर देती है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वेंडी को बच्चा नहीं हो रहा था ना। वेंडी नंबर ले तो लेती है, लेकिन उसका नंबर पे कॉल करने का कोई इरादा नहीं होता।
मतलब वेंडी बच्चा चाहती है, बच्चा मतलब ऐसा वो दिखाती है कि उसे चाहिए, बट पॉइंट इज कि वो फिर भी फर्टिलिटी डॉक्टर को कॉल नहीं कर रही। एनीवेज कहानी और आगे बढ़ता है। 1 साल पहले पे आता है जहां वेंडी डिसाइड की कि वो डगलस का वेट कंट्रोल करेगी। वो डगलस को डिनर में सिर्फ सैलेड सर्व कर रही थी और उसका प्लान सिंपल था कि कम खाना होगा तो डगलस का वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन डगलस इसे खुश नहीं होता। इनफैक्ट वो वेंडी पे ही पॉइंट आउट कर देता है कि वेंडी खुद तो कुछ नहीं खाती, एक बार दौड़ने चली गई थी कुछ दिन पहले तो दौड़ के बेहोश हो गई। इनफैक्ट डगलस ये तक कह देता है कि क्योंकि वेंडी इतनी पतली दुबली है शायद इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ये बात वेंडी को चुभ जाती है और डगलस फिर घर से निकलकर फास्ट फूड लेने चला जाता है। इस मोमेंट पे वेंडी को महसूस होता है कि वो अपने ही हस्बैंड की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो चुकी है। कुछ वक्त बाद जब वेंडी पेंट हाउस से निकल रही होती है तो उसकी टकरार होती है मेरी बेथ से, जो डगलस की सेक्रेटरी है। मेरी बेथ ओवर फ्रेंडली होती है और वेंडी को फर्स्ट नेम से बुलाती है जैसे दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो। वैसे वेंडी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी बेथ पूछती है कि क्या डगलस घर पे है, लेकिन वो नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि वेंडी फर्नीचर शॉपिंग कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का बिजनेस कार्ड देती है, हु वाज रसल सिमंड्स, जो एक एंटीक फर्नीचर बेचता है। वेंडी पहले थोड़ा रूड फील करती है अपने बिहेवियर के लिए, इसलिए डिसाइड करती है कि वो रसल के स्टोर को चेक करेगी। जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी नजर एक ड्रेसर पे पड़ती है जो बिल्कुल उसके टेस्ट का होता है। तब रसल सामने आता है। वेंडी तुरंत नोटिस करती है कि अगर डगलस थोड़ा वेट लूज करे तो शायद वो रसल जैसा ही दिखेगा। रसल चार्मिंग था, कॉन्फिडेंट था, इनफैक्ट वो काफी अटेंटिव होता है। वो वेंडी को कन्विंस कर देता है कि वो हजारों डॉलर्स का फर्नीचर खरीद ले और जाते जाते अपना सेल फोन नंबर भी दे देता है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने पहले की आ गई है और इस पॉइंट तक वेंडी और रसल का अफेयर चल रहा है। वेंडी को लगने लगता है कि शायद वो रसल से ही प्यार करती है क्योंकि उसकी नजर में रसल एकदम परफेक्ट था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि रसल का बैंक अकाउंट भी बहुत छोटा था। एक दिन वो दोनों एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और वेंडी प्लान करती है कि बिल वही पे करेगी। ऑफ कोर्स रसल उतना अमीर था नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन जब वेंडी कार्ड स्वाइप करती है तो कार्ड उसका डिक्लाइन हो जाता है। वेंडी अपना दूसरा कार्ड स्वाइप करती है, वो भी डिक्लाइन, और आखिर में रसल ही पे करता है। वेंडी के लिए ये एम्बैरेसमेंट के साथ एक वार्निंग भी होती है। थोड़ी देर बाद वेंडी को पता चलता है कि उसके क्रेडिट कार्ड्स सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। वो सीधा लॉन्ग आइलैंड वाले हाउस में डगलस के पास जाती है और उससे कारण पूछती है। जब डगलस आता है तो वो कामली बताता है कि उसे वेंडी के अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। लिटरली यहाँ पेंट हाउस में कैमरास लगवाए गए थे एंड ऐसे में डगलस सजेस्ट करता है कि इन्हें मैरिज काउंसलिंग करनी चाहिए। इस पॉइंट पे वेंडी एक बहुत बड़ा कन्फेशन करती है, दैट वाज कि वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके जो फेलिपियन ट्यूब है उसमें स्कारिंग है। और ये बात वेंडी को शादी से पहले भी पता थी, जो कि वो डगलस से छिपा ली थी। ना डगलस को बच्चा चाहिए था और ये सुन के डगलस काफी गुस्सा हो जाता है। बट अगेन वो खुद को काम करके कहता है कि कोई बात नहीं, हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, हम मैरिज को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन वेंडी अब तक भड़क चुकी थी। वो सीधा कह देती है कि वो डगलस से प्यार नहीं करती। वेंडी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वेंडी कॉन्फिडेंट थी कि प्रीनप जो वो साइन करी थी उसमें ये बात था कि इन केस डिवोर्स होता है तो $10 मिलियन उसे मिल जाएंगे, जो कि वेंडी के लिए काफी थे। लेकिन प्रीनप में दोस्तों एक और क्लॉज था जो कि डगलस यहाँ रिवील करता है, एंड क्लॉज वाज कि अगर वेंडी उस पे चीट करती है, अगर वो अनफेथफुल निकलती है तो उस केस में वेंडी को कुछ नहीं मिलेगा। और क्योंकि डगलस के पास कैमरास में सारे प्रूफ थे कि वेंडी उस पे चीट कर रही है तो आराम से डगलस ये प्रूव कर पाएगा कोर्ट में कि वेंडी एक चीटर है एंड वेंडी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वेंडी कहती है कि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन ही नहीं करेगी और डगलस काउंटर करता है कि वो उसका पैसों पर एक्सेस बंद कर देगा। इनफैक्ट जो पेंट हाउस है ना वेंडी का जहां वो रहती है उसे भी वो बेच देगा। तो हाँ, अगर वेंडी डिवोर्स पे साइन नहीं करती है तो वो डगलस के साथ रह सकती है, लेकिन उसके हाथ में एक पैसा डगलस नहीं डालेगा। ये सब सुन के वेंडी भड़क जाती है क्योंकि ये तो प्रिजनर जैसा रहना होगा। मतलब हम एक घर में ऐसे रहेंगे जहां पे रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन खर्च करने को एक पैसा नहीं। और इसी पॉइंट पे वेंडी के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है व्हिच वाज कि उसे डगलस को खत्म करना होगा। नाउ प्रेजेंट टाइम से 4 महीने पहले वेंडी रसल के साथ अफेयर कंटिन्यू करती है और इस बार पेंट हाउस में कैमरास हटाकर। यहाँ रसल का कहना था कि वेंडी डिवोर्स ले ले क्योंकि ये दोनों बिना पैसे भी साथ में रह लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। लेकिन वेंडी वापस गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे पैसा भी मिल जाए, रसल भी मिल जाए। उस मोमेंट पे वेंडी को ऑड्री के साथ हुई कॉन्वर्सेशन याद आती है, मतलब मिली वाली बात उसे याद आती है। एक क्लीनिंग वुमेन जिसका पास्ट वायलेंट है, जिसे लोग डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स को बचाने वाली कहते हैं। और यहीं से वेंडी के दिमाग में एक प्लान जन्म लेने लगा। प्लान ये कि वो डगलस को खत्म करेगी, जिसका इल्जाम वो पूरी तरह से मिली पे डाल देगी। कुछ हफ्ते पहले वेंडी यूट्यूब वीडियोस देखकर मेकअप से फेक ब्रूजेस बनाना सीख लेती है। हॉल बाथरूम में वो रसल के साथ खड़ी होती है प्रैक्टिस करते हुए। ब्रूजेस रियलिस्टिक लगते हैं, मतलब जो चोट के निशान थे काफी रियलिस्टिक लग रहे थे, सब मेकअप था। लेकिन वेंडी को पता था कि सिर्फ मेकअप से काम नहीं चलेगा, उसे रियल इंजरी चाहिए। वो रसल को प्रोवोक करती है, उसकी एम्बिशंस का मजाक उड़ाती है, उसे इंसल्ट करती है, जब तक वो कंट्रोल लूज करके उसे पंच नहीं मार देता। उस पंच से वेंडी को होठ में जो चोट आते हैं, जो कि देखी भी थी मिली, एंड देन
नाक से भी खून निकलता है, तो हाँ कुछ ब्रूजेस अब रियल भी हो गए और वो सिंक पे ब्लडी हैंडप्रिंट छोड़ देती है। एक परफेक्ट एविडेंस क्रिएट हो चुका था। नाउ कत्ल वाली रात जब मिली अपार्टमेंट छोड़कर जा चुकी होती है तो वेंडी डगलस को कॉल करती है और कहती है कि वो डिवोर्स पेपर पे साइन करना चाहती है। डगलस आता है एंड द प्लान वाज वेरी सिंपल। रसल किचन में वेट करेगा और जैसे ही डगलस एंटर करेगा वो गोली चला देगा। लेकिन जब वक्त आता है तो रसल फ्रीज हो जाता है। वेंडी एक्सक्यूज बनाकर किचन में जाती है और देखती है कि रसल मेंटल ब्रेकडाउन जैसा फील कर रहा है। वो गन उससे ले लेती है और लिविंग रूम में वापस जाती है। डगलस डिवोर्स पेपर्स अरेंज कर रहा होता है और वो प्रपोज करता है कि शायद डिवोर्स कैंसिल कर दे, रिलेशनशिप को एक और चांस दे। एक पल के लिए वेंडी सोचती है, लेकिन जब डगलस कहता है कि वो पेंट हाउस बेचकर नई लाइफ शुरू करेगा, शायद अपना पैसा चैरिटी को दे दे एंड ऑल, तब वेंडी को समझ आता है कि अगर अब नहीं कुछ किया गया तो कभी कुछ नहीं होगा। वो गन उठा लेती है और इस पॉइंट पे डगलस उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया या फिर सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया? वेंडी जवाब देती है, तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ, और वो उसकी छाती में गोली मार देती है। अब इस आवाज से रसल किचन से बाहर आता है। वो शॉक में होता है क्योंकि वेंडी ने सच में ट्रिगर दबा दिया था और डगलस खत्म हो चुका था। अब पर्सपेक्टिव वापस मिली पर आता है। टीवी पर डगलस की फोटो देखकर मिली कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके पास प्रूफ है कि वो अल्बानी मोटेल में डगलस से नहीं मिली थी। उस रात मिडनाइट के बाद एंजो ने उसे रेंटल प्लेस से पिक किया था। वो तुरंत एंजो को कॉल करती है और कहती है कि वो ट्रबल में है। एंजो बिना डिले के कहता है कि वो आ रहा है। मिली एंजो को पुलिस की सारी बातें बताती है और वो ये भी बताती है कि न्यूज में जो आदमी दिखाया जा रहा है वो बंदा वो नहीं है जिसे उसने गोली मारी थी। फिर मिली यहाँ वेंडी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ डिटेल में बताती है, लाइक फेक अब्यूज, गन, आर्ग्यूमेंट, शूटिंग। और अब मिली को क्लियर हो चुका था कि वेंडी ने उसे सेटअप किया है, लेकिन इसके लिए मिली को अब चाहिए था प्रूफ। तब मिली को उस दिन का याद आता है जब वो ब्रॉक के साथ पैटियो में लंच कर रही थी और उसने डगलस को एक ब्लॉन्ड वुमेन के साथ किसी बिल्डिंग में एंटर करते देखा था। शायद वही की हो। एंजो कहता है कि चलो उस बिल्डिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या उस आदमी की फिर से झलक मिल सकती है। तो हाँ, एंजो मिली वहां पहुंचते हैं, मिलकर उसका अपार्टमेंट साफ करते हैं और पुलिस सर्च के बाद सब उल्टा पुल्टा पड़ा था, लेकिन क्लीनिंग के बीच उनकी बात ब्रॉक पर आ जाती है। मिली एडमिट करती है कि सच में उसका और ब्रॉक का कनेक्शन कभी पूरा बना ही नहीं। सब कुछ सही लगता था, सेफ लगता था, लेकिन नेचुरल नहीं था। एंजो सीधा बोल देता है कि ब्रॉक ने उसे जज किया उस बात के लिए जो उसने टीनेजर होते हुए अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए की थी। एंजो कहता है कि अगर कोई तुम्हारा पास समझ नहीं सकता तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ऑफ कोर्स यहाँ ये सब बात हो रही है तो यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। तो हाँ, एंजो और मिली एक दूसरे से इंटीमेट हो गए हैं एंड इनकी रिलेशनशिप भी वापस से ब्लूम करेगी। खैर, तो अगले दिन मिली और एंजो हैट्स पहनकर डिस्गाइज जैसा लुक बनाकर उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं जहां मिली ने डगलस को एक ब्लॉन्ड वुमेन के साथ एंटर करते देखा था। प्लान सिंपल है, बस देखना है कि क्या वो आदमी फिर दिखता है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता और थककर एंजो सामने वाले डंकिंस में कॉफी और बीगल्स लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही ब्लॉन्ड वुमेन बिल्डिंग से निकलकर सीधा डंकिंस में चली जाती है और एंजो उसके पीछे अंदर चला जाता है उससे बात करने। मिली रेस्टलेस हो जाती है और खुद भी डंकिंस के पास आकर विंडो से बाहर अंदर झांकती है और वो देखती है कि एंजो कामली उस वुमेन से बात कर रहा है। जब एंजो बाहर आता है तो उसके पास एक बड़ा अपडेट होता है। वो बताता है कि उस आदमी का नाम रसल सिमंड्स है और सबसे शॉकिंग बात, वो ब्लॉन्ड वुमेन मेरी बेथ है और रसल उसका हस्बैंड है। एंजो अपने फोन पे रसल का लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता है और मिली इस फोटो को देखकर सब कुछ समझ जाती है। बेसिकली दोस्तों, रसल का फेस वही है जिसे वो डगलस समझ रही थी। एंजो बताता है कि रसल करंटली बिजनेस ट्रिप पर टाउन से बाहर है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वेंडी के साथ एक्चुअली में रसल था जिसको मिली देखती थी रोज और वो समझती थी कि रसल ही डगलस है। सब प्लान का हिस्सा था। इसलिए जब मिली ओरिजिनल डगलस की फोटो देखी थी टीवी पे तो वो एकदम शॉक में आ गई थी क्योंकि उसके हिसाब से तो डगलस कोई और था, लेकिन रियल डगलस तो कोई और है। होपफुली ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एनीवेज, यहाँ से मिली और एंजो के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां वो एंजो के कॉन्टैक्ट का वेट करते हैं जो रसल के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद इन्हें कॉल आता है जिससे इन्हें पता चलता है कि रसल का एक्चुअली में कोई पुलिस रिकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है विच वाज एक केबिन का एड्रेस जो रसल के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये सुनकर मिली तुरंत बोलती है कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन एंजो रोकता है। वो कहता है कि बिना सोचे समझे हम नहीं जा सकते, हमें पहले प्लान बनाना होगा। इसी बीच मिली को ब्रॉक का कॉल आता है और वो कहता है कि पुलिस ने गन पाउडर रेसिड्यू के बेसिस पर मिली के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। मतलब मिली के लिए सिचुएशन और खराब हो चुकी है और समय काफी कम है। ऐसे में मिली कहती है कि उसे केबिन जाना ही है, वेंडी से बदला लेना है और एंजो तुरंत रिएक्ट करता है। बेसिकली वो जिस पेपर टॉवेल पे केबिन का एड्रेस लिखा था उसे फाड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मिली से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी केबिन नहीं जाएगी। मिली हाँ बोल देती है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट से निकलती है तो चुपके से एंजो की कार कीज भी उठा लेती है। नाउ कमिंग टू केबिन, वेल वहां पे वेंडी और रसल साथ में होते हैं। दोनों बाथ टब में बैठे होते हैं, शैंपेन शेयर कर रहे होते हैं जैसे किसी तरह की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो। उन्हें लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और उनका फ्यूचर सिक्योर है। मतलब डगलस का सारा पैसा तो अब वेंडी का हुआ। लेकिन दोस्तों, रसल के चेहरे पे खुशी नहीं थी। वो क्लियरली डगलस के कत्ल को लेकर काफी डिस्टर्ब था। ना जब शैंपेन खत्म होती है तो वेंडी और वाइन मांगती है, लेकिन रसल हिलता तक नहीं। इरिटेट होकर वेंडी खुद टब से बाहर निकलती है और किचन की तरफ जाते हुए उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पे पड़ती है। एक पल के लिए वेंडी रुकती है और सोचने की कोशिश करती है कि
क्या ये खिड़की पहले से ही खुली थी। बट हाँ, वेंडी इस बारे में ज्यादा सोचती नहीं और खिड़की को बंद कर देती है। वो वाइन लेकर बाथरूम में वापस आती है और वो रसल को रोता हुआ पाती है। वेंडी उसे कंट्रोल करने को कहती है और दोनों के लिए ग्लास भर देती है। रसल अपना ग्लास एक ही सांस में खत्म कर देता है और वेंडी भी फॉलो करती है। 2 ग्लास वाइन के बाद वेंडी रिलैक्स फील करने लगती है और तभी उसका फोन बजता है। वो यहाँ जो बेंडेक का कॉल एक्सपेक्ट कर रही होती है और टब से बाहर निकलकर वो फोन उठाती है। एंड ऑफ कोर्स ये कॉल जो का ही होता है। वेंडी उसे सीधा पूछती है कि जितना भी स्टेट था, जितने प्रॉपर्टीज थे, वो सब ट्रांसफर कब होंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ एक शॉकिंग न्यूज देता है। दरअसल डगलस ने अपनी विल चेंज कर दी थी। मतलब कि डगलस के खत्म होने के बाद उसका जो सारा पैसा है वो उसकी स्पाउस को नहीं जाएगा, रादर चैरिटी को जाएगा। इनफैक्ट इनका जो पेंट हाउस था एंड लॉन्ग आइलैंड में जो घर था उसे भी बेचना है और उसको बेचने के लिए वेंडी को अपना सारा सामान वहां से निकालना होगा। ये सुनते वेंडी का सपना 1 सेकंड में टूट जाता है। वो फोन काट देती है और डिसाइड करती है कि वो विल को चैलेंज करेगी। वेंडी का फोन दोबारा बजता है और इस बार फोन के दूसरी तरफ थे डिटेक्टिव रामिरेज। वेंडी सोचती है कि शायद मिली अरेस्ट हो चुकी होगी, लेकिन रामिरेज कहते हैं कि मिली अभी लोकेट नहीं हुई है। वो एक और बात बताता है कि पेंट हाउस के बिल्डिंग के बैक डोर पे एक हिडन सिक्योरिटी कैमरा मिला है जो डगलस ने खुद चुपचाप लगवाया था और रेसिडेंट्स को पता भी नहीं था। फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि कत्ल वाली रात डगलस पेंट हाउस तब आया जब मिली वहां से जा चुकी थी। ये सुन के वेंडी के हाथ कांप जाते हैं और वो फोन काटकर बाथरूम की तरफ दौड़ती है ये सब बात रसल को बताने। तो इन केस आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उस रात एक्चुअली में हुआ क्या, तो वेंडी जो थी वो एक्चुअली में मिली के साथ सारा कांड करवा लेती है। मतलब नकली मरवाई थी रसल को अपने सामने, जिसे मिली डगलस समझ रही थी, एंड देन वो मिली को भेज दी थी, जिसके बाद रियल रसल आया था एंड देन वहां पे वेंडी डगलस को खत्म किया जो कुछ भी हुआ। तो हाँ, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ कत्ल कैसे हुआ, किस तरह से मिली को फंसाया गया एंड कैसे अब सबूत धीरे धीरे वेंडी के खिलाफ हो रहे हैं और मिली को क्लीन चिट मिल सकता है। यही सब सोचते हुए घबराते हुए वेंडी बाथरूम के अंदर एंटर करती है एंड वो देखती है कि रसल वहां खत्म पड़ा है। उसी मोमेंट लाइट चली जाती है और पूरा केबिन अंधेरे में डूब जाता है। वेंडी तुरंत अज्यूम करती है कि ये मिली का काम है। वो किचन की तरफ भागती है नाइफ उठाने के लिए और वो अंधेरे में चिल्लाती है, कहती है कि जो कुछ उसने डगलस के अब्यूज के बारे में कहा था सब सच है। किचन में घुसते ही वो किसी गीले सब्सटेंस पे फिसल जाती है और उसे लगता है कि ये खून है। वो घिसते हुए काउंटर तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन वहां के जितने भी चाकू थे वो सारे गायब हो चुके थे। तब उसे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है और वेंडी घबरा कर डील ऑफर करती है। वो कहती है कि वो जितना भी पैसा है ना उसके पास सब दे देगी, पुलिस के पास जाकर सब क्लियर करेगी। लेकिन एक बिजली की चमक में जब वो ऊपर देखती है तो सामने खड़ी शख्स मिली नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये मिली नहीं बल्कि मेरी बेथ थी जिसके हाथ में चाकू था। वो कामली वेंडी को टेबल पे बैठने को कहती है और खुद सामने बैठ जाती है। मेरी बेथ सीधा पूछती है कि ये अफेयर कितने टाइम से चल रहा था। वेंडी कन्फेस करती है कि ये सब 10 महीने से चल रहा है। प्रश्न में आकर वो ये भी एडमिट कर लेती है कि उसने डगलस को खत्म किया है। मेरी बेथ पेन और पेपर देती है और कहती है कि ये सब कुछ लिखो। वेंडी अफेयर और मर्डर का कन्फेशन लिखती है और मेरी बेथ इंसिस्ट करती है कि यहाँ एक और लाइन ऐड करो और ये लाइन था कि वेंडी ये लिखेगी कि वो रसल को वेंडी ही खत्म की है और वो खुद को भी समाप्त की है। वेंडी ये लिख देती है, देन साइन कर देती है। अब वेंडी टूट चुकी होती है, वो भीख मांगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे जीने दो। लेकिन दोस्तों इसमें मेरी बेथ अग्री नहीं करती। इस पे वेंडी वाज लाइक अगर चाकू से खत्म किया गया तो ये बिलीवेबल नहीं लगेगा कि खुद से खत्म किया गया है। और मेरी बेथ वाज लाइक हाँ तुम्हारी बात सही है। बट देन मेरी बेथ रिवील करती है कि वो वाइन के अंदर डाइजॉक्सिन मिला दी है जो कि फेटल एरिथमिया कॉज करेगा और इससे धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाता है बहुत पेनफुल तरीके से। वेंडी यहाँ रोती रहती है, प्लीड करती रहती है, लेकिन मेरी बेथ बस उसे देखती रहती है। अब पर्सपेक्टिव वापस मिली पर आता है। मिली एंजो की कार के बैक सीट में जागती है और थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि उसे घर जाना होगा। जैसे ही वो पहुंचती है पुलिस कार उसका वेट कर रही होती है। स्टेशन जाते वक्त वो फोन ऑन करती है जिसपे डजन्स ऑफ मिस्ड कॉल्स थे और एंजो के टेक्स्ट थे। वो मैसेज करती है कि वो सेफ है और पुलिस स्टेशन जा रही है। इस पे एंजो का रिप्लाई आता है कि वेंडी गैरिक एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में रामिरेज उससे मिलता है और इंटरोगेशन रूम में बैठकर वो बताता है कि वेंडी ने एक नोट में डगलस के कत्ल का कन्फेशन किया। साथ ही हिडन कैमरा फुटेज ने भी मिली की स्टोरी को कंफर्म कर दिया है कि वो एक्चुअली में डगलस को नहीं मारी है। फिर रामिरेज कहता है कि उसने मिली के रेपुटेशन के बारे में सुना है, कैसे वो अब्यूज विक्टिम्स की हेल्प करती है। वो अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी किसी सर्वाइवर को बचाने में लीगल हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। तो दोस्तों इन शॉर्ट यहाँ पे मिली बच चुकी है, वेंडी भी खत्म हो चुकी है, उसका कन्फेशन मिल चुका है एंड द केस इज सॉल्व्ड नाउ। तो यहाँ से कहानी 3 महीने बाद आगे चली जाती है जहाँ एंजो ऑफिशियली मिली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे मिली को तो उसकी लैंड लेडी निकाल दी थी। हाँ निकाल दी थी, लेकिन एंजो अपने चार्म से लैंड लेडी को मना लिया और कह दिया कि हाँ मिली रह सकती है, वो भी मिली के साथ रहेगा। अब घर बॉक्सेस से भरा हुआ है और मिली लास्ट लोड का वेट कर रही होती है कि तभी डोर पे नॉक होता है। डोर खोलने पे हम ब्रॉक को पाते हैं और वो अपना छोटा सा बॉक्स लेने आया होता है। मतलब यहाँ जो ब्रॉक का भी सामान रहता है ना, वो मिली उसे वापस कर रही थी। जाते जाते ब्रॉक यहाँ कैजुअली पूछता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन कैबिनेट में डाइजॉक्सिन की बोतल मिली? मिली कहती है शायद मैंने फेंक दी, लेकिन दोस्तों सच
कुछ और ही है। सच ये है कि मिली मैरीबेथ से मिल चुकी थी। उसने उसे रसल और वेंडी के अफेयर के बारे में बताया था। मिली ही उसे डाइजॉक्सिन दी थी, समझाया था कि ओवरडोज कैसे काम करता है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि डगलस भी ये पिल्स लेता था, ब्रॉक भी लेता था, और अगर कोई चाहे तो ओवरडोज स्लिप करना कितना आसान होता है। बेसिकली मैरीबेथ जो कुछ भी की, मतलब जिस तरह से वो वेंडी को खत्म की, ये सब मिली ही उसे करने को कही थी। मतलब करने को नहीं, उसे सजेस्ट की थी कि इस तरह से तुम कुछ कर सकती हो, एंड वैसा ही कुछ हुआ और इसी पॉइंट पे नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउसमेड सीक्रेट नोवेल की कहानी, और इस किताब के अंदर पहली किताब के मुकाबले काफी ज्यादा ट्विस्ट थी। इनफैक्ट एंड तक ट्विस्ट बहुत ही खतरनाक था, जहां हमें लग रहा था कि मैरीबेथ बदला लेने आई है अफेयर का, अपने पति को खत्म की, देन वेंडी को खत्म की, बट हम जान पाते हैं कि मैरीबेथ को उकसाने वाली और कोई नहीं बल्कि मिली खुद थी। मिली कितनी स्मार्ट है ये तो हम पहली बुक में या पहली मूवी में ही देख लिए थे, प्लस उसके अंदर कितना ज्यादा हिम्मत है, और यहाँ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि मिली एक्चुअली में काउंटर प्लान भी कर सकती है। इस कहानी को अगर सरफेस लेवल पे देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लगती है, लेकिन दोस्तों जब हम थोड़ा गहरा देखते हैं तो इसके अंदर काफी लेयर्ड थीम्स, सिंबल्स और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स छुपे हुए मिलते हैं। चलिए हम उन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट की, जिसका बात इस किताब के अंदर हुआ है। साइकोलॉजी की क्लास में मिली जॉस बेल और किटी जेनोवीस जैसे एग्जांपल्स पढ़ती है, जहां लोग देखते हुए भी इंटरवीन नहीं करते, मतलब लोगों को नहीं बचाते। आयरनी देखिए, मिली खुद एक ऐसी इंसान है जो बाईस्टैंडर बनना नहीं चाहती। जब उसे वेंडी पर अब्यूज का शक होता है तो वो उसे इग्नोर नहीं करती, वो नॉक करती है, इंटरफेयर करती है, रिस्क लेती है, जबकि उसे ऐसा करने से मना किया गया था। वेंडी भी ये बात जानती थी कि मिली का जो नेचर है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, लेकिन यही हीरोइक इंपल्स उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। वेंडी उसकी इसी इंस्टिंक्ट का यूज करती है। कहानी यहाँ एक सटल सवाल उठाती है कि क्या हर सिचुएशन में इंटरफेयर करना सही होता है, या कभी कभी हीरो बनना भी मैनिपुलेशन का टूल बन सकता है। दूसरी देशों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया के अंदर यूजुअली जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहां कोई इंसान मदद करने जाता है तो हम कई बार देखते हैं कि जो मदद कर रहा था उसे ही पुलिस उठा के ले गई। तो क्या ये जो बाईस्टैंडर इफेक्ट है वो सही है या गलत है? मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से बुक में भी बताया गया है और रियल लाइफ में भी हम देखते हैं। दूसरी बड़ी थीम है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। डगलस गैरिक का नाम, उसकी इमेज, उसका स्टेटस सब एक इल्यूजन बन जाता है। जिस आदमी को मिली गोली मारी थी, एटलीस्ट जैसा वो सोच रही थी, वो असली डगलस था ही नहीं। वेंडी का ब्रूज्ड फेस भी एक इल्यूजन था, मेकअप और मैनिपुलेशन का रिजल्ट। मीडिया पर वेंडी का इमोशनल स्टेटमेंट भी एक परफॉर्मेंस था। इस कहानी में लगभग हर कैरेक्टर किसी न किसी मास्क के पीछे छुपा हुआ है। ब्रॉक परफेक्ट लगता है लेकिन वीक निकलता है, मतलब वो वेंडी की कभी हेल्प नहीं कर पाता, उसे सपोर्ट नहीं कर पाता, उसके पास्ट को एक्सेप्ट तक नहीं कर पाता। नाउ डगलस विक्टिम लगता है लेकिन कंट्रोलिंग है, वेंडी अब्यूज्ड लगती है लेकिन मास्टरमाइंड है, मिली सेवियर लगती है लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो भी क्वाइटली रिवेंज ऑर्केस्ट्रेट कर ली। तो यहाँ गलत कौन है, सही कौन है? वेल, रियल लाइफ ऐसी ही होती है जहां ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हर कुछ शेड्स ऑफ ग्रे में होते हैं। ऑफ कोर्स मिली यहाँ काफी हद तक सही है, लेकिन उसका बदला लेना क्या वो सही था? वेंडी यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही है, 90% गलत है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि वो काफी गरीब थी तो उसे पैसे चाहिए थे। और ऐसे ही हर एक कैरेक्टर के अंदर आपको शेड्स ऑफ ग्रे मिलेंगे। ऑफ कोर्स कोई थोड़ा ब्लैक की तरफ इंक्लाइंड होगा, कोई थोड़ा व्हाइट की तरफ, बट ये हमें सोचने पे मजबूर तो करता ही है। अब बात करते हैं वेल्थ एज ए मोटिवेटर को। वेंडी का पूरा कैरेक्टर पॉवर्टी के ट्रॉमा से ड्रिवन है। वो पैसा सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं चाहती, वो कंट्रोल चाहती है। उसके लिए लव सेकेंडरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राइमरी है। क्योंकि अगर लव ही उसके लिए प्राइमरी होता तो जब वो रसल से मिल गई थी तो उसके साथ ही अपना जीवन बसा लेती ना बिना पैसे के, वो भी वो नहीं कर पाई। प्रीनप का क्लॉज, स्टेट, पेंटहाउस, चैरिटी सब पैसों के अराउंड घूमता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिली भी कंट्रोल चाहती है, बस पैसों के थ्रू नहीं, अपनी मोरल पावर के थ्रू। जब सिस्टम उसके अगेंस्ट हो जाता है तो वो खुद जस्टिस क्रिएट करती है। नाउ यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग थीम बनता है, विच इज डोमेस्टिक वायलेंस का वेपनाइजेशन। नॉर्मली डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स को सिंपैथी मिलती है और सही भी है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ वेंडी उस नैरेटिव को मैनिपुलेट करती है। वो फेक ब्रूजेस बनाती है, रियल इंजरी क्रिएट करती है, ब्लड एविडेंस प्लांट करती है। और इससे एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन उठता है, विच इज कि जब अब्यूज का नैरेटिव वेपन बन जाए तो असली विक्टिम्स का क्या होगा? वेंडी ने एक जेन्युइन सोशल इशू को अपने पर्सनल रिवेंज के लिए एक्सप्लॉइट किया, और ऐसा हम रियल लाइफ में आजकल काफी देख भी रहे हैं। सिंबल्स की बात करें तो सबसे पावरफुल सिंबल है ब्रेसलेट, जो कि D2W था। सरफेस पर वो एक रोमांटिक गिफ्ट लगता है, लेकिन वेंडी के लिए वो पोजेशन का सिंबल है। D से W जैसे ओनरशिप मार्क हो, लेकिन लेटर पुलिस उस इंस्क्रिप्शन को मिली से लिंक करने की कोशिश करती है। एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मीनिंग्स कैरी करता है, लव, कंट्रोल, सस्पिशन। देन मिली ने सोचा कि वो डगलस को मारी है, मारी नहीं थी। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है? वेल, वायलेंस यहाँ डायरेक्ट एक्शन से ज्यादा मैनिपुलेशन के थ्रू होता है। डाइजॉक्सिन एक और डार्क सिंबल है, ये स्लो इनविजिबल
डेथ का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब गन लाउड है, विजिबल है, वहीं डाइजॉक्सिन साइलेंट है, ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल। ध्यान से देखो तो वेंडी ने गन का इस्तेमाल किया, वहीं मिली ने पॉइजन का। इस कॉन्ट्रास्ट से पता चलता है कि कौन इंपल्सिव है और कौन कैलकुलेटेड। एंड फाइनली आता है आइडेंटिटी एंड री इन्वेंशन का थीम। रसल सिमंड्स का डगलस बनना, डगलस का डुअल एग्जिस्टेंस, मिली का क्राइम पास से निकलकर सेवियर बनना, सब कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ नाम और फेस पे ट्रस्ट करना ही गलती बन जाती है। और हाँ, मिली का कैरेक्टर आर्क भी काफी इंटरेस्टिंग था, जहाँ शुरू में वो अपने जोन में थी, मतलब जो विक्टिम है उसे बचाना है, लेकिन अगर विक्टिम हो ही ना, बस नाटक कर रहा हो, तो वेल उस केस में मिली नाइव तो नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो अपना रिवेंज ले सकती है, जो कि वो ली भी। तो इनिशियली जो मिली हीरो थी, वो एंड तक कहीं ना कहीं विजिलेंटी बन चुकी है। एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग मोरल क्वेश्चन कि हीरो और विलन के बीच का लाइन कहाँ है। देखो, वेंडी विलन थी, वो ग्रीडी थी, मैनिपुलेटिव थी, लेकिन उसने पॉवर्टी से बचने के लिए फाइट की। वहीं मिली एम्पैथेटिक है, प्रोटेक्टिव है, वो हीरो है, लेकिन उसने रिवेंज में लिटरली जहर दिया। नाउ मेरी बेथ बिट्रेड थी, लेकिन उसने भी वायलेंट रास्ता चूज किया। लाइक आई सेड, हर कैरेक्टर मोरली ग्रे जोन में, और ऐसे में हीरो कौन है, विलन कौन, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहानी का कोड ये नहीं कि सही कौन था, कोड ये है कि जब इंसान कंट्रोल खो देता है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या सेल्फ इमेज, तो वो किस हद तक जा सकता है, मतलब इन चीजों को वापस पाने के लिए। और दोस्तों, शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस कहानी में सब लोग किसी न किसी मोमेंट पे बाईस्टैंडर भी थे और किलर भी। एंड दिस is how this novel is written। तो दोस्तों, ये थी द हाउसमेड्स सीक्रेट बुक की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये नोवेल कास्ट वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या आपको इसकी थर्ड बुक की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वहीं चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।